Hello students, welcome to UPSC Prelims 2026 प्रीलिम डिस्कशन विद डॉक्टर विवेक राणा। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ये पेपर कंपैरेटिवली पिछले 3-4 साल के ट्रेंड को देखें तो थोड़ा सा टफर साइड पे है। पर अभी हम जो सेक्शन डिस्कस करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इस साल का काफी डोमिनेटिंग कंपोनेंट रहा है। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन साइंस एंड टेक सेक्शन से आए हैं और 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 1/3 पेपर आपके जैसा ट्रेंड रहता है वैसा ही आपके रहा है। वो अलग बात है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जनरली थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे, पर इस बार उन्होंने साइंस एंड टेक को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है तो उनको अल्टीमेटली अब करंट डिफेंस स्पेस और हम कह सकते हैं बायोटेक आईटी सेक्टर एआई के डिकेड में आपको थोड़ा टैक्स हैवी एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे साइंस एंड टेक पार्ट काफी हद तक मैनेजेबल था। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल लाइंस पे थे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अभी हम एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कौन से अनअटेम्प्टेबल थे कौन से टफ। इन्वायरमेंट सेक्शन थोड़ा ट्रिकी था, मोर और लेस वो करंट अफेयर बेस्ड था और उसमें से कुछ आपके वेग क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने साइंस एंड टेक सेक्शन को हैंडल कर लिया है तो हो सकता है आप कट ऑफ के बिल्कुल क्लोज पहुंचे। पर अगर आपका साइंस एंड टेक सेक्शन वीक है तो ये साल आपकी थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि 18 क्वेश्चंस को विदाउट साइंस एंड टेक के बेसिक कोर प्रिंसिपल और करंट अफेयर के बिना मैनेज करना थोड़ा टफ रहेगा। तो हमारे पास सेक्शन डी है, पर वैसे मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा तो आपका कोई भी सेट हो तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 पे आप देख सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमने करंट अफेयर क्लास में मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, क्रिटिकल मेटल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और आपका जो क्लास टेस्ट होता है साइंस एंड टेक का उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक आपके क्वेश्चन होता है। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है, क्योंकि इस टाइम पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन के न्यू स्पेस प्रोब्स हो, सभी में इनकी आपके रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो एज इट इज इनकी ब्रॉडर एप्लीकेशन पे रिलाई करती है और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा आपने देखा है कि ऑल ऑफ द अबव डायरेक्शन में जा रहा होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि चाइना का हाईएस्ट शेयर है माइनिंग में, क्योंकि हमने देखा कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है चाइना की इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और वर्ल्ड में भी इसको लेके काफी आपके सस्पिशन रहता है, क्योंकि चाइना ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एट टाइम्स डिनाई भी करने की कोशिश करता है। और इसमें पर आगे की लाइन थोड़ी ट्रिकी हो गई, इन्होंने लिख दिया कि फॉलोड बाय इंडिया। तो इंडिया अभी आपके हम कह सकते हैं मेजर प्लेयर नहीं है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। वैसे तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है और एक वास्ट कोस्ट लाइन है, पर अभी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हमारे फेवर में कुछ आपके एडवांटेज नहीं। अभी ट्रेडिशनल कंपनीज यूएसए होगी, म्यांमार होगी, इनकी थोड़ी सी डोमिनेंस रहती है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को आपको इलिमिनेट करना है। फिर देखिए इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया, क्योंकि इस बार ना पूरे पेपर में ऐसे मिशन और प्रोग्राम्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये तो आपके ठीक ट्रैक पे है। किसी भी मिशन का मेन गोल आत्मनिर्भर होता है, तो सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और फोर्थ देखो मेन स्टेटमेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स 13 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, टोटली रॉन्ग है। कि क्लास टेस्ट में भी हमने देखा था ये 17 एलिमेंट्स होते हैं, मेनली ये लेंथेनाइड, स्कैंडिनेवियन, यट्रियम, ऐसे इनके टेक्निकल नेम्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखने क्लास टेस्ट में भी जो मिस्टेक इंड्यूस कराई गई थी वो 17 नंबर को लेके ही थी, हमने शायद उसको 27 आपके लिखा था, है ना। तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट किया तो काफी हद तक ये मैनेजेबल क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं, क्योंकि इतना रिस्क टेकिंग तो आपको करना ही होगा। तो इसलिए राइट आंसर इसमें आपके बना कि सिर्फ ए ऑप्शन 1 एंड 3। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट साइंस एंड इकोनॉमी सेक्शन क्योंकि शुरू हो गया, तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक का आपको दिखेगा इस वाले पर्टिकुलर सेट में 66 नंबर पे। हाँ, तो ये 66 आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, क्योंकि हमने देखा है बायोटेक में काफी इंटरवेंशंस आपके चल रही हैं। तो आप देखोगे सबसे मेजर जो टेक्नोलॉजी है वो जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी को लेके आपके रहती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जेनेटिक मेडिसिन की एप्लीकेशंस को उन्होंने आपके हाईलाइट किया। तो ये पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जेनेटिक मेडिसिन आपके करेक्ट कर सकती हैं फॉल्टी जीन्स को जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में आपके ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उनको हम इनहेरिटेड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, और उनमें डिफेक्टिव और फॉल्टी जीन ही कल्प्रिट होते हैं। तो ये मेडिसिन अटेम्प्ट कर रही हैं जीन थेरेपी और ऐसे टूल्स के थ्रू उनको करेक्ट करने की। इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी मोर और लेस ठीक है।
कि सेकंड में आप देखेंगे जो ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू ये आपके कर रहे होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस और नैनो पार्टिकल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नैनो मेडिसिन अपने आप में एक इमर्जिंग ब्रांच है जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को ये फैसिलिटेटर बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन पिछले साल मेंस में भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, तो उसमें 7-8 एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से एक यही वाली होती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए अपने आप ही मिस्टीरियस लग रही है। इन्होंने आपके क्लेम क्या किया कि जेनेटिक मेडिसिन ऑल्टर कर सकती है पूरे डीएनए सीक्वेंस को। तो आप कह सकते हैं कि देखिए जब भी ये टॉपिक्स होते हैं, जीन थेरेपी हो या जीन एडिटिंग हो, ये सिर्फ एक सेगमेंट को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। या फिर जीन थेरेपी में सिर्फ डिफेक्टिव जीन को हम रिमूव करके एक आपके यूजफुल जीन को इंसर्ट करते थे। तो इसका मतलब कहना कि पूरा ए टू जेड ही एज इट इज इस टाइम पे जीन एडिटिंग कर देगी, वो सुपर एग्जैजरेटेड आपकी चीज हो जाएगी। और वैसे भी डिजाइनर बेबीज वैसा थीम अभी थ्योरेटिकल स्टेज पे है। हाँ, फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है जब और टूल्स डेवलप हो, पर अभी के लिए हम सिर्फ सेगमेंट्स को ऑल्टर करते हैं पूरे डीएनए को। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट को आपको इलिमिनेट करना है, 1 और 2 आपके इसमें आंसर बन जाएगा। तो होपफुली चाहे आपने इस टॉपिक में ज्यादा इन डेप्थ नहीं भी हो, ये इंटायर वर्ड देख के आपको अल्टीमेटली लैमिनेशन मेथड से शायद इस क्वेश्चन को करना, पर आपने जीन एडिटिंग या थेरेपी के अगर लेक्चर्स लगा रखे हैं तो काफी हद तक इसमें आपको होल्ड रहा होगा। चलिए, तो ये आपका 66 क्वेश्चन था। फिर 67th भी आपके साइंस एंड टेक के साथ ही एसोसिएट होगा। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब चीज़ों ने हमारी लाइफ को काफ़ी ऑल्टर कर दिया, और इस टाइम पे टारगेटिंग, मार्केटिंग, इन सब में एआई का काफ़ी मॉडल है। तो आप देखेंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आपके पूछा है कि कैसे वो आपके वर्क करते हैं। तो पहली चीज वो कह रहे हैं कि काफी हद तक एलएमएम्स असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज टू नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड्स, जो तो काफी हद तक थोड़ी वेग सी स्टेटमेंट आपके लग रही है, क्योंकि इसकी इन्होंने काफी हद तक इसको थोड़ा और बेटर फ्रेम कर सकते थे। और फिर कहते हैं जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की चीज होती है उसको पिक किया जाता है। तो अभी जीएस एंगल से ऐसी चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, टेक्निकल एंगल में कुछ इनके स्पेसिफिक मॉडल्स देखेंगे तो इसमें ऑल्टरेशन भी हो सकती है, पर अभी क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम जर्नलिस्ट एग्जाम होता है, तो पहली स्टेटमेंट को कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ये डाटा को मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन से करते हैं, जिससे मिनिमाइजेशन आपके एरर्स वगैरह हो। तो ये एक बेसिक सी स्टेटमेंट आपके है जिसको आपके एवरीडे लाइफ में हम कह सकते हैं कि जीएस एंगल से फिर से ठीक है, और ये वर्क ऐसे ही करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड सबसे मेन इशू बना हुआ है, और ये हमने साइंस एंड टेक की और एथिक्स वाले पार्ट में भी कई बार इस टॉपिक पे डिस्कशन की है कि जो इस टाइम पे ये मॉडल्स हैं ये आपके अनबायस्ड आउटपुट्स नहीं दे रहे हैं। जो भी आपके डाटा माइन किया जाता है जो काफी हद तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को ये रीइंफोर्स कर देते हैं। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वुमेन का इशू लेके इनका पेट्रियार्कल डाटा इन्होंने ज्यादा माइन कर रखा है, तो इनका ओपिनियन उसी वे में टिल्ट हो सकता है। सिमिलर वे में कुछ डेमोक्रेसीज को ये टारगेट आपके ज्यादा कर सकते हैं एज कंपेयर टू आपके वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। तो उस एंगल में हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में मेन चीज थी जिसको फिर से आपको इलिमिनेट आपको करना था। तो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन इसमें 1 और 2 बन सकती है, पर फिर भी इस क्वेश्चन में हो सकता है यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की थोड़ा बेटर इसको आर्टिकुलेट कर, पर अभी के लिए आप हमारी साइड से आंसर 1 और 2 मार्क कर सकते हैं। फिर देखिए 68 क्वेश्चन आपके डिफेंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी यूपीएससी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को पूछ चुकी है, या फिर कई बार आपके सबमरीन और ऐसे टॉपिक होते हैं ना, उनमें स्टेल्थ वर्ड बहुत कॉमनली यूज आपके हो रहा होता है। पर वैसे आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर रियल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन फाइटर जेट, जैसे यूएसए का हम कहते हैं F-22 रैप्टर है, F-35 लाइटनिंग है, जैसे चाइना जियान 20 बना रहा है, ये वही वाला टॉपिक है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि ये काफी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया की चीजें बनाई जाती है और इनको ना रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल से कोट किया जाता है। क्योंकि स्टेल्थ कैसे वर्क करती है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है उस पर वेव स्ट्राइक की, इंफ्रारेड या किसी और रेज की, और उनको इन्होंने या तो टोटल एब्जॉर्ब कर लिया या फिर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। तो काफी हद तक पहली स्टेटमेंट ठीक है। इस टाइम पे वेपर डिपॉजिटेड गोल्ड, ऐसे कई मटेरियल होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल के थ्रू टोटल इनकमिंग रडार वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला मेथड तो ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है कि ये डिटेक्ट हो सकते हैं कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी तक एब्सोल्यूट स्टेल्थ तो डेवलप नहीं हो पाई है। अभी बस जो इनिशियल बेसिक टेक्नोलॉजीज होती हैं रडार डिटेक्शन की, उनको ये बाईपास कर पाती हैं। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी जीएस एंगल से पिक की जा सकती है। कैन वर्ड यूज किया गया है, अभी भी कोई ऐसे फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी तो देखिए नहीं होती, क्योंकि रियल स्टेल्थ का मीनिंग आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट इनविजिबल ही हो जाता है, तो वो तो अभी तक नहीं हो पा रहा है।
फिर थर्ड थोड़ा उन्होंने टेक्निकल कैच डाल दिए, क्योंकि जीएस एंगल से ऐसे कैचेस यूपीएससी पहले थोड़ा कम डालता है। तो इसमें लिखा होगा कि स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स को कोड किया जाता है मेटा मटेरियल से, जिससे उनकी इंक्रीज हो जाए स्कैटरिंग ऑफ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अल्टीमेटली इनको मटेरियल से जब कोड किया जाता है ना, वो डिक्रीज करने की कोशिश आपके कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया और वैसी चीजों की। तो आप कह सकते हैं कि ये वाले कैच की वजह से आंसर 1 और 2 बनेगा। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक हम कह सकते हैं टफ साइड पे है, क्योंकि हमने जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की होती है, हम एग्जांपल्स, जनरेशंस और ओवरऑल ब्रॉड टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। इतने माइक्रो लेवल पे टेक्नोलॉजी को स्क्रूटनाइज करना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही अटेम्प्ट कर पाएगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है तो वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा ये पिछले 2 साल मैन मेड डिजास्टर्स ने डोमिनेट किए हैं, और उसमें से एक वन ऑफ द मेजर ट्रेजिडीज एक एयरलाइंस की इंडिया में भी हुई थी, और वेस्ट में भी कपल ऑफ एयरलाइंस, और वॉर चल रहा है तो ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इनडायरेक्ट में ब्लैक बॉक्स आप देखोगे ऐसे मिशप्स में, कैलमिटीज में काफी मेजर रोल प्ले आपके करता है, और उसकी टेक्नोलॉजी में इसका नाम थोड़ा मिसलीडिंग होता है क्योंकि ये कलर ऑरेंज होता है, पर इसमें इन्होंने जो स्टेटमेंट्स डाली हैं काफी इन डेप्थ वाली हैं। तो पहला वो कह रहे हैं जब अंडर वाटर कोई क्रैश को डिटेक्ट करना हो तो वहां पे रेड लाइट पल्सेस आपकी एमिट हो रही होती हैं, जो अंडर वाटर डिटेक्शन में हेल्प करती है। तो इसका मतलब इसमें कोई रेड लाइट्स वगैरह पे नहीं रिलाय किया था, सोनार टेक्निक के थ्रू ही आपके ये वर्क करता है। एग्जैक्ट टर्म की हम बात करें तो अंडर वाटर लोकेटर बैकन उसको नाम दिया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस पे वर्क करता है। क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वाला टॉपिक ना एनसीईआरटी में भी दिया होता है, जब आप वेव्स को कर रहे होते हो, साउंड वेव्स को, उसमें इंफ्रासोनिक और नॉर्मल ऑडिबल वेव्स होती हैं, तो वहां पे अल्ट्रासोनिक के जब आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो डीप सी में नेविगेशन और आपके डिटेक्शन ऑफ डेप्थ और ओशन को किया जाता है। इसलिए फर्स्ट मेथड थोड़ा रॉन्ग है। फिर सेकंड तो देखिए न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आया था कि वो कॉकपिट में लास्ट टाइम पे पायलट्स की डिस्कशन क्या हुई, कब उन्होंने वो क्रैश किया, और फ्लाइट डाटा को पूरा माइक्रो लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो सेकंड तो ठीक स्टेटमेंट है। और थर्ड में है कि जो ये मेमोरी यूनिट्स होते हैं इनको काफी रिजिलिएंट बनाया जाता है, ताकि वर्स्ट से वर्स्ट क्रैश को भी ये विदस्टैंड आपके कर पाए और करोजन रेजिस्टेंट हो सकता है किसी ऐसी जगह गिर जाए जहां बारिश हो रही हो या फिर एक्सपोजर हो रहा हो इन्वायरमेंट का। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं, इन्हीं से इनको क्रिएट किया जाता है। तो ये वाली लाइन भी वैसे इतनी ज़्यादा मीडिया में तो हाईलाइट नहीं की गई थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट भी इतनी इजी टू पिक नहीं है जितनी अभी हम डिस्कशन के टाइम आपके हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर थोड़ा स्पेसिफिक बनेगा, बी ऑप्शन 2 और 3, है ना। तो ये करंट अफेयर बेस आप कह सकते हैं कि ये वाला जो करंट ईयर का पेपर आया है ये टोटल करंट अफेयर बेस्ड थीम्स पे बेस्ड है। और अगर आपने करंट अफेयर्स अपने आप न्यूज़पेपर से रीड करके किए हैं तो काफी थोड़ी हद तक टॉपिक्स तो आइडेंटिफाई डेफिनेटली आप कर पा रहे होंगे। पर अगर आप स्पून फीडिंग पे बिलीव कर रहे थे, किसी और सोर्स पे रिलाय कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कुछ स्टेटमेंट्स तो लिंक हो पाएंगी पर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ एम्बिट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल थीम पे है। ये ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है जब इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। ये हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी कवर किया होता है और इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में भी। तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन काफी हद तक हम कह सकते हैं मैनेजेबल लाइंस पे है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ये डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन होता है जो अल्टीमेटली नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्रोसेस से होता है और सीसीएस के साथ लिंक किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, आपके जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होता है, बस रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जब आप वाटर को स्प्लिट कर देते। तो इसका मतलब आपकी जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ब्लू हाइड्रोजन की लिखी हुई है। ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस का रिफॉर्मिंग प्रोसेस चल रहा होता है और फिर उसमें वो कार्बन कैप्चरिंग कर रहे होते हैं, जिससे वो कंपैरेटिवली थोड़ा सेफर बन जाता है। तो इसका मतलब आपके डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन, एक हमने टॉपिक आपको क्लास नोट्स में कराया होता है जिसमें टॉर्कोइज, पिंक, येलो, ग्रीन, ग्रे और ये ग्रीन, इनको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो उस टेबल को आप देखेंगे ये स्टेटमेंट आपको लिखी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन की जो ऑफिशियल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जब आप वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइज और उसमें एनर्जी बस क्लीन यूज करें, रीनवेबल में सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाती हैं। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। बाकी इंडिया ने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसका टारगेट 50 मिलियन मैट्रिक टन ही है और ईयर भी यही है। और यूपीएससी का आप ध्यान रखिए ज्यादातर ऐसे माइनर फैक्चुअल ईयर्स और क्वांटिटी में रेयरली मिस्टेक्स इंड्यूस कराते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स तो वैसे भी ठीक ही होती है अनलेस की बहुत ही मेजर कुछ वो आपके टॉपिक में वो करना चाहे। तो इसलिए आंसर इस केस में आपको ना 2 और 3 ऑप्शन मार्क करना है, बी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्पेस सेक्टर से है। स्पेस सेक्टर में हमने देखा एक मेजर रिफॉर्म हमने किया था, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को अलाउ कर दिया था
और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की कुछ स्टार्टअप्स हैं और एंटिटीज हैं, अब वो हमें रिजल्ट्स देने लग गए हैं। तो आप कह सकते हैं ये ग्लोरिफिकेशन क्वेश्चन है उन्हीं प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज का। तो फर्स्ट तो देखिए एज इट इज, जब हम आपको पैटर्न कराते हैं क्लास में कि कैसे किसी करंट अफेयर को नोट करना है, तो वहां पे अंतरिक्ष और इन स्पेस का रेफरेंस आपके आता है। तो इन स्पेस आपकी पहले आपकी अंतरिक्ष होती थी, आजकल इन स्पेस वो एंटिटी है जो आपकी नेगोशिएट करती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखिए ठीक है और काफी हद तक ऑटोनॉमस वे में ही फंक्शन कर रही है। सेकंड है अग्निकुल कॉस्मोस ने असली में ही वर्ल्ड में फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि ये इंडिया की इंडियन टेक्नोलॉजी टॉपिक की ग्लोरिफिकेशन है और ये आपके एक राइट ट्रैक पे स्टेटमेंट है। थर्ड है कि स्काई रूट एरोस्पेस ने लिक्विड फ्यूल बनाया है जीएसएलवी के लिए। तो ये थोड़ा ब्लंडर वाली स्टेटमेंट होगी। जीएसएलवी जो होता है ये इसरो का, आप कह सकते हैं नॉटी बॉय ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसको टैग दिया जाता था। जीएसएलवी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रायोजेनिक स्टेज आती है, जो प्राइवेट सेक्टर इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं क्रिएट कर सकता था। इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट में सुपर ब्लंडर उन्होंने कर रखा है कि जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल लिखा है। वो अलग बात है ये अपने लेवल पे लिक्विड फ्यूल्स बना रहे हैं, पर अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये प्राइवेट सेक्टर है, अभी सिर्फ एसएसएलवी टेक्नोलॉजी में एंटर कर रहा है। इनके विक्रम करके इंजन हैं जिनको ये प्रिंट करते हैं। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा आपको वो होना था अलर्ट कि पीएसएलवी और जीएसएलवी वो इसरो के हैं, और जो एसएसएलवी है उसमें अभी हम प्राइवेट सेक्टर को एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना था। तो इसलिए इसमें आंसर थोड़ा स्पेसिफिक है 1 एंड 2। तो इसलिए ये आपकी अलर्टनेस को टेस्ट कर रहा था। अगर आप इतना एग्जाम प्रेशर में अपनी नर्व्स को होल्ड कर पाए और आप देख पाए कि पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी का बेसिक डिफरेंस, तब इसको मैनेज कर सकते थे। और इसमें थोड़े करंट अफेयर्स का भी रोल है, हो सकता है आपने अग्निकुल या फिर इन स्पेस को इतना आपके डीप में नहीं रीड किया हो, तो कह सकते हैं ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक इंड्यूस हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके काफी न्यूज में था, हमने देखा इस टाइम पे जो वॉरफेयर है वो ड्रोन्स पे आपके स्विच कर चुका है। और इस टाइम पे सबसे मेजर जो हेडेक होती है किसी भी आर्मी या मिलिट्री एजेंसी के लिए होता है कि ड्रोन के स्वॉर्म्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस टाइम ये लो कॉस्ट जो वॉरफेयर है हमने देखा है, चाहे वो इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट हो, चाहे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो, या फिर इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स आपके आ रहे थे। जैसे हमारे केस में टर्की बेस्ड ड्रोन स्वार्म्स की काफी आपके अलर्ट थे और उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो उसी को इन्होंने आपके डाला है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है वो टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में होती है। फिर आपके ना ये ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, और कई बार आपको कोई सुसाइड आपके अटैक कराना हो, कामिकाज़े ड्रोन जैसे होते हैं, तो वैसी चीजों में भी ना इनकी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन चल रहे होते हैं और एंड मूवमेंट पे अपने पाथ को ऑल्टर करके अटैक कर सकते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनके फेवर में है। और थर्ड आता है, ये हमने देखा था रिपीटेड सा टॉपिक चल रहा है, इसको भी हमने करंट अफेयर क्लासेस में 2 और 3 टाइम्स किया है, जीपीएस स्पूफिंग। क्योंकि कई बार एयरक्राफ्ट के केस में इंडिया भी जब म्यांमार आपके एयरक्राफ्ट जा रहे थे रिलीफ पैकेज देने के, तो जीपीएस स्पूफिंग को फेस करना पड़ा था। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एडवांस टेक है जिससे आपको मिसगाइड करने की कोशिश आपकी की जाती है। तो इसलिए ड्रोन्स में भी ये सिमिलर टेक्नोलॉजी आपके अप्लाई हो जाती है और काफ़ी हद तक ये उसको काउंटर करने के लिए यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी एक लोकेशन पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप उसको कंफ्यूज कर दोगे या उसकी पाथ को बार बार चेंज करते रहोगे डायनेमिकली, तो वो टारगेट साइड पे अटैक नहीं कर पाएगी। तुम कह सकते हैं कि इसमें तीनों चीजें आपकी ठीक हैं। तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जिसमें ऑल ऑफ द अबव जो टिपिकली हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लग रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन, फिर से बायोटेक का हम इसको करंट अफेयर कह सकते हैं, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये फिर से एक इमर्जिंग आपके मिशन है जिसको हमने आपके कवर किया था। तो ये करंट अफेयर क्लास में ही मेनली आपके आया था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ये पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो ये गलत स्टेटमेंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, देखिए जो 90s में आपके रन होता था, जहां पे हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स के अराउंड 20,000 जीन्स हैं, उनको डेसिफर साइंटिफिकली आपके किया गया था। तो आप कह सकते हैं ये इंडियन वर्जन है, पर उसको पार्ट ऑफ कहना तो टाइमलाइंस ही टोटली अलग हो गई है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको इलिमिनेट करनी है। तो देखिए जिनोम वर्ड आ रहा है, तो ये आप देखोगे डेफिनेशन और ये सारे कंसेप्ट्स कहाँ पे आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी में मेन डिपार्टमेंट डीबीटी ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो देखिए ठीक है, वही इनको फंड कर रहे हैं। और थर्ड है कि इससे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडियन पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्राइबल्स में या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बार बार अक्कर होते हैं उनको थोड़ा साइंटिफिकली हम आपके कैटलॉग कर पाए, और उनके लिए फिर इवेंचुअली जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग जैसे मेथड्स के लिए इंटरवेंशन कर पाए। तो इसलिए सेकंड और थर्ड इसमें आपके ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको इलिमिनेट करना था। इसलिए आपको अगर बायोटेक में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हिस्ट्री के बारे में आइडिया, और ये तो अभी करंट अफेयर का टॉपिक है, तो उसके साथ अगर आप लिंक कर पाए हो
तो इसका आप डेसिफर कर पाए। तो ये 73rd क्वेश्चन का आंसर है बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्लास में एज इट इज डिक्टेट कराया होता है, करंट अफेयर क्लास में भी ये 2 टाइम्स आया है, नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया का सबसे एम्बिशियस मिशन है, जिसमें हम क्वांटम सुप्रीमेसी के लिए आपके रेस में एंटर कर चुके हैं। अभी वो अलग बात है कि सिर्फ चाइना यूएसए की डोमिनेंस इस टॉपिक में ज्यादा दिख रही है, पर इंडिया भी जो एप्लीकेशन बेस्ड थीम्स हैं वहां पे अब धीरे धीरे प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, उन्हीं 4 आपके जो इनके गोल्स हैं उनमें से एक डायरेक्ट यही था कि हमें एक क्वांटम मशीन जरूर बनानी है जो कम से कम 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, क्योंकि जैसे कंप्यूटर में हम बिट्स में मेजर करते हैं, यहाँ पे क्वांटम बिट्स में मेजर किया जाता है। तो ये एज इट इज वही डाटा है, यूपीएससी ने कोई डाटा में इसको इन्फ्लेट या आप एग्जैजरेट नहीं किए, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड वही है कि इसमें 4 थीम्स हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन से लेके मशीन से लेके कुछ इनोवेटिव नेटवर्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें थीमेटिक हब्स वो 4 ही हैं आपके, और इसे R&D इंस्टीट्यूशन। तो आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं था, ग्लोरीफाइड ऑल ऑफ द अबव स्ट्रेटजी को अटेम्प्ट करना। तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए स्कोरिंग था, इसलिए आपको बोथ 1 एंड 2 को अटेम्प्ट करना। फिर नेक्स्ट मिशन फिर से क्लास नोट्स में और करंट अफेयर दोनों जगह पे कवर किया गया है, आपके डीप इंडिया मिशन। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमारे 75 ईयर्स हुए इंडिपेंडेंस के, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट समुद्रयान के नेम से आपके लॉन्च किया, और उसी का लार्जर वर्जन डीप इंडिया ओशन मिशन है। क्योंकि इस मिशन को सिर्फ हम आपके सिर्फ कमर्शियल एंगल से नहीं देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक मिशन हो सकता है। क्योंकि अभी आज से पहले क्वेश्चन आया रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स, इस मिशन की पोटेंशियल है कि अगर हम डीप सी में जाएं, हमारे पास एक आपके 11,000 किलोमीटर की आपके मैरीटाइम कोस्ट लाइन है, और उसमें आपकी EEZ एक टॉपिक होता है जहां पे हमें एडवांटेज मिलती है। तो इसमें आप देखिए पहला पॉइंट सुपर ब्लंडर है कि ये टॉपिक को हमने देखिए अर्थ साइंसेस के अंडर कवर किया था, इन्होंने इसको मिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज लिख दिए। तो इसका मतलब अगर आपने क्लास लेक्चर लगाया हो या करंट अफेयर, आप इजीली फर्स्ट ऑप्शन को तो बहुत इलेमिनेट कर सकते थे, फर्स्ट रॉन्ग है। फिर हमने देखा था जो इनका मेन सबमर्सिबल व्हीकल है वो है मत्स्या 6000। अगर आप मुझे इंस्टा या यूट्यूब पे फॉलो करते हो, मेरी तो मैंने इसके साथ पिक आपकी क्लिक करके या शेयर कर रखी है। तो ये आपके जो अभी यहाँ पे रिसेंटली आप देखोगे पंचकुला में साइंस कांग्रेस हुई थी, वहां पे इसको शोकेस किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं मत्स्या 6000 आपके स्पेस मिशन। और हमने जब इसको गगनयान से कंपेयर किया था, तो इसी डाटा पे एम्फेसिस हुई थी कि 3 पर्सन को ये डीप सी मिशन में भेजेंगे 6000 मीटर, तभी इसका नाम 6000 है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। और भी थर्ड है समुद्रयान प्रोजेक्ट, इसके अंडर मिशन का पार्ट है वो आपके है, इसी को हिंदी नाम जैसे गगनयान के बेसिस पे समुद्रयान दिया गया। तो इसकी आप देखोगे बार बार करंट अफेयर इस साल डोमिनेट करेगा। तो इसका आंसर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 एंड 3 है, और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स आई होप कि उनका ये ठीक भी रहा होगा क्वेश्चन। आप कह सकते हैं कि इन्होंने आपके इस बार ना साइंस एंड टेक में काफी हद तक जो मैक्रो मिशन हैं हर आपके साइंस एंड टेक फील्ड की, उनको पूछने की कोशिश की है। थोड़ा सा लेवल जरूर ज्यादा है, पर आप मैनेज कर सकते थे इस पार्ट। फिर देखिए 76 वैसे तो देखिए डायरेक्ट साइंस एंड टेक का नहीं है, पर इसमें ना आपके इन्वायरमेंटल और एथिकल एंगल को हो रहा है, और एथिक्स को हम कराते ही हैं। तो इसमें कोई हार्म नहीं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम लिखा है, एक बार इसको फास्ट हम गो थ्रू कर ही लेते हैं। ये कह रहे कि एक मिस्टर एक्स हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है, और उन्होंने देखा कि आपके ना वैक्सीन को जब डेवलप कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट, तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे थे। क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कई बार शॉर्टकट रूट प्रॉफिट मेकिंग के लिए करती हैं, जो एथिकली काफी रॉन्ग सी चीज है। और आपको वेस्टेड इंटरेस्ट से प्रेशर आएगा कि आप अल्टीमेटली वेरियस ट्रोलिंग प्रोग्राम्स में ऐसी चीज़ों पे साइडलाइन कर दीजिए और विजिलेंस अथॉरिटी को लिंक कीजिए। तो ऐसी चीज़ों में जो बेसिक प्रिंसिपल आपके लगता है ना, वो अकाउंटेबिलिटी होता है। अकाउंटेबिलिटी इस टाइम पे हम देख रहे हैं वैसे ही वर्ड बज़वर्ड बना हुआ जब से नीट का पेपर लीक हुआ है। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है कोई एक्शन आप कर रहे हो उसके लिए आप आंसरेबल हो, और जब वो गलत ट्रैक पे चल रहा हो उसके लिए हेड्स भी रोल करें। और बाकी वर्ड आप देखिए डेलीगेशन तो पावर को ट्रांसफर करना होता है जब आप कुछ कर रहे हो, वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ है उसको। और इक्विटी का तो हम और जो एस्पिरिट डिकॉप्स है पॉलिटी में आप दोनों वर्ड्स कर ही रहे होते हो, तो इसका मतलब इनका लिंक है। तो ये थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट जरूर हुए साइंस एंड टेक से, पर ये आप कह सकते हैं कि ये भी इनडायरेक्ट में वैक्सीनेशन एंगल साइंस एंड टेक थीम में एथिक्स के स्टडी में ऐसी चीजें चल रही है। फिर देखिए डायरेक्ट अब हम 85th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 85th में साइंस एंड टेक एंगल आपको फिर से दिखेगा। तो ये आपके फिर से प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का जो मेन फ्रंट लाइन डिफेंस रहा वो आपके था S-400T, और जो एयर टू आपके सरफेस वाली मिसाइल्स थी, और उसमें जो रडार सिस्टम्स थे। तो हमने इंडियन नेम उसको सुदर्शन चक्र मिशन आपके दिया है, ताकि हम इंडियनाइजेशन वे में भी उस टॉपिक को फर्दर ऑगमेंट करें। तो इस मिशन में आप देखिए आपके एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस
और एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अटैक भी करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये आपकी जैसे इजराइल का आयरन डोम होता है, यूएसए ने गोल्डन डोम वर्ड अनाउंस किया, उसी लाइंस पे इंडिया का ये फ्लैगशिप मेजर प्रोग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड है कि ये प्रिसाइज, रैपिड और पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स है, जिससे हम स्ट्रेटेजिक अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंट्री हमारे अगेंस्ट मिस एडवेंचर का सोचे तो उनके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो। तो सेकंड भी आपके ठीक है। और थर्ड है कि हम कोशिश करेंगे कि 2035 तक हो जाए। ये टाइम ही बताएगा कि वहां तक हो पाता है नहीं, पर वैसे जब इसकी आपकी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इस मिशन को हाईलाइट किया था तो ईयर 2035 ही था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव आपके डायरेक्शन वाला। तो इसमें आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव ही मार्क आपके करना था। ठीक है, उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि डिफेंस और इसमें एक, हाँ लास्ट में फिर से आपके ना दो क्वेश्चंस और हैं जो इस सेट में आपके आएंगे, वो भी साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स बेस्ड है। हाँ, तो आप देखेंगे सबसे मेजर समिट जो इंडिया ने इस साल होस्ट किया वो था आपके एआई इम्पैक्ट समिट। तो एआई इम्पैक्ट समिट को बहुत ज्यादा कवरेज आपकी मिली थी। वो अलग बात है थोड़ी सी उसमें नेगेटिव चीजें गलगोटिया यूनिवर्सिटी और रॉबर्ट्स की वजह से थोड़ी देखने को हुई थी, पर वैसे आप देखिए जब वो समिट एंड हुआ तो एक डिक्लेरेशन आया था, उसमें जो भी ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है सारी की सारी क्लियरली मेंशन थी। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये 3 फाउंडेशनल सूत्रास पे बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने एक तो 7 आपके चक्रस की बात की थी और आपके ना 3 सूत्रास की। तो 3 सूत्रास में वो कैच डाल सकते थे, पर आप उसको जब ध्यान से रीड करेंगे तो पीपल प्लानिंग प्रोग्रेस ही था। ऑर्डर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, पर वर्ड्स यही थे। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कर रही है कि प्रियम्बल पे उन्होंने बात की है कि डिफ्यूजन होनी चाहिए डेमोक्रेटिक। तो ये एज इट इज हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में, डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ को वो कर रहे थे। अभी हमने देखा है मोनोपली थोड़ी सी इन सारे टूल्स को बनाने में आपके डेवलप वर्ल्ड की है, और जिससे वो लोकली री इन्वेंशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हाँ, स्टेटमेंट में थोड़ी सी वीकनेस जरूर है कि वो ना वॉलेंट्री वर्ड को यूज किया गया था जब इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी, पर यहाँ पे इन्होंने उसको थोड़ा बाइंडिंग फ्रेमवर्क वर्ड को रखा है। पर आपके ना फिर नीचे जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसी ऑप्शन बन नहीं रही जिसमें 1 एंड 3 लिखा होंगे। 3 आपके फिर से ठीक है, जो 7 चक्रस है उसमें 7 में से एक साइंस के लिए है, आपकी सिक्योर ट्रस्टेड एआई वर्ड भी दिखेगा, और सोशल इंक्लूजन जैसा वर्ड भी आपको दिखेगा। इंक्लूजन वर्ड लिखा हो तो इंक्लूजन का मतलब सोशल एम्पावरमेंट के साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का फिर राइटफुल आंसर ऑल ऑफ द अबव वाला ही अभी के लिए हम मार्क करें। हो सकता है इस क्वेश्चन को यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की से एक बार हमें क्रॉस चेक करना चाहिए, हो सकता है उसमें इसमें थोड़ा बहुत इसको स्पेसिफिक वे में हैंडल किया हो, पर वैसे अभी के लिए हम कह सकते हैं कि आंसर ये, अगर आपने ऑल ऑफ द अबव वाला रिस्क लिया है तो आपको वो रिटर्न देगा। और एक फाइनल क्वेश्चन और इसमें साइंस एंड टेक में आपके डिफेंस सेक्टर से फिर से आया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सी इनमें से चीजें हैं जो अब फाइनली इंडिया में मैन्युफैक्चर आपके हो रही हैं। तो आप देखेंगे वैसे तो सुखोई जो जनरेशंस होती हैं या फिर मिग वाली थी, मिकोविच गिरोविच, ये सब रशियन बेस्ड थी, पर इनके जो प्रोटोटाइप्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है। और इंडिया की आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो वैसे भी इंडिजनाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए मास्टर है, वो इसको लार्ज स्केल पे डेवलप कर रही होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट फाइटर जेट सुखोई तो आपकी ठीक हो जाती है, उनका हार्डवेयर का हो रहा है। तो T-90 हमने देखा है काफी भीषम टैंक आपके करके इनको हम नेम दे रहे होते हैं। इनकी भी टेक्नोलॉजी जब हमें मिली तो हम इनको मैन्युफैक्चर अब इंडिया में ही आप ये करें, और ये तो हेडलाइन आपके ना ऑपरेशन सिंदूर के आसपास चल भी रही थी। फिर थर्ड वाला देखिए एक्यूला क्लास वर्ड जब लिखा हुआ है, तो एक्यूला इंडियन वर्ड नहीं है, ये आप देखेंगे कि सोवियत यूनियन और रशिया की आपके टर्मिनोलॉजी में आपके रोल प्ले करता है। अगर आप अपने क्लास नोट्स को डिफेंस को चेक करें तो जब हमने सबमरीन आपकी एयरफोर्स आपकी नेवी का टॉपिक शुरू किया तो पहला ही टॉपिक हमने ये आपके नेरपा से शुरू किया था। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, एक्यूला क्लास सबमरीन। तो आपने ध्यान रखना जो आईएनएस चक्र करके हमारी सबमरीन थी जिसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हुआ था, वो रशिया की थी और रशिया ने सिर्फ लीज पे हमें दी थी। उसके बाद जो अब हम सबमरीन बना रहे हैं, चाहे अरिहंत हो, अरिघात हो, अरिदमन हो, वो सब इंडिया की इंडिजिनस वे में चल रही हैं, जिनको शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बस एक्यूला क्लास रशियन सबमरीन को एलिमिनेट करना था, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। ऐसी टेक्नोलॉजीज को रेयरली कोई कंट्री ऐसे आपकी शेयर करती है। तो इसलिए आपका आंसर इसमें बना 2 एंड आपके 1 एंड 2, क्योंकि अल्टीमेटली पहले दो ही मैन्युफैक्चर हो पाते हैं।
ठीक है। तो आप कह सकते हैं, देखिए ये जो अभी हमने साइंस एंड टेक का ये वाला सेक्शन अभी किया, जो स्पेशली 60 to 100 इस पर्टिकुलर सेक्ट में, इसमें आपके काफी हद तक कोई मिस्टीवियस क्वेश्चंस नहीं है। मैक्रो मिशंस को और प्रोग्राम जहां पे इंडिया की ग्लोरिफिकेशन हो इंडियन टेक्नोलॉजी में, उनको पूछा गया। पर इसके अलावा इन्वायरमेंट सेक्शन इतना आपके सपोर्टिव नहीं रहा था, तो उस वाले पार्ट को भी हम आपके थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं। तो अब हम वापस 60th क्वेश्चन के अभी बैक ट्रेंड से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके कि 57th नंबर पे जो क्वेश्चन है कि बॉन्ड हुज प्रोसीड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस और रीफाइनेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वायरमेंट एंड सोशल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आप देखिए अब कैच क्या है कि वैसे तो इसको इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन को काउंट किया जा सकता है, पर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मेनली ग्रीन के साथ हो प्रोजेक्ट के साथ, तब तो उसको हम ग्रीन बॉन्ड कह देते हैं। अगर वो सोशल के साथ हो तो उसको सोशल बॉन्ड नाम दिया जाता है। पर अगर इसमें क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड बनती है। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में ये दोनों डायमेंशंस कवर हो रही होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वायरमेंट का करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट का आपके क्वेश्चन था। और फिर देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर से ऑल ऑफ द अबव टाइप एक ब्लॉकचेन का आपके क्वेश्चन डाला था। तो इस क्वेश्चन में आपके उन्होंने पूछा है कि एक बार जो ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर हो जाता है, विजिबल हो जाता है स्टेक होल्डर्स को विदाउट ऑल्टरेशन, अभी क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कॉपीज हो सकती हैं स्टोर मल्टीपल कंप्यूटर्स में, सिंकिंग विद इन सेकंड, तो बहुत फास्ट होती है, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई स्लो मेथड है। इसलिए कभी गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नेंस में ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे। वो अलग बात है बिटकॉइन को लेके आपके बैंक्स को इतनी आपके वो नहीं है इस पर ट्रस्ट, पर बाकी चीजों में है। और फिर मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स इम्पॉसिबल बना देते हैं कि डिलीट और चेंज करना, वो फिर से आपकी ठीक ट्रैक। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में आंसर अभी के लिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से 1 to 4 को आप मार्क कर सकते हैं। तो फिर से ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑल ऑफ द अबव वाले थीम पे थोड़ा स्टेक लगाना था। फिर 49th क्वेश्चन आपके फिर से साइंस एंड टेक का है। ये आपके फिर से करंट अफेयर क्लास में ही आया था, क्लास लेक्चर्स में तो नहीं था। भारत फोरकास्ट सिस्टम, तो नेम से पता चल रहा है फोरकास्टिंग आ रही है, तो ये कुछ आपके वेदर प्रोडिक्शन अर्थ साइंसेस के साथ रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे आपके देखिए कि अब इंडियन आपके हम सेंटर और स्टेट लेवल पे तो कर ही रहे होते हैं अपनी फोरकास्टिंग। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि विलेज लेवल पे, क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे हम एक एक्यूरेट आपके वेदर फोरकास्टिंग करें, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को जरूरत होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि हम फोरकास्ट पंचायत क्लस्टर लेवल पे करेंगे, वो ठीक है। सेकंड पे आपने ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी इंस्टीट्यूशंस आईआईटी डेवलप कर रही होती है, क्योंकि इंडिया की रिसर्च को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपके आईआईटीएम करके इंस्टीट्यूशन होती है, जो पहले हमने सुपर कंप्यूटर में भी उसका नाम किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे, क्योंकि वही अर्थ साइंसेस के साथ इस प्रोजेक्ट पे करे। तो ये वैसा टॉपिक है कि फैक्चुअल चीज को टेस्ट कर रहा है। अगर आपने इस करंट अफेयर को किया था फिर तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर ये करंट अफेयर नहीं मिस हो गया या फिर नहीं रीड किया था, फिर ऐसे क्वेश्चन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि शायद बोथ 1 and 2 आंसर रहा, तो इसलिए आंसर इसका थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा, 1 ओनली। फिर आपके ये काफी जो 46 क्वेश्चन है वियर्ड क्वेश्चन में काउंट होगा, कि यूपीएससी ऐसे कैचेज अभी तक इस साल से पहले तो कभी नहीं डाले थे। तो आप देखेंगे कि वैसे तो हमने काफी हद तक प्रिडिक्ट किया होता है कि आपको एक ऐसा टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर साल, वो होता है नोबेल प्राइजेस आपके साइंस फील्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन में। तो उनमें से इन्होंने आपके क्वेश्चन तो डाला, पर वो काफी वियर्ड से में पूछा है कि कोई पर्सन थे यूके में बॉर्न हुए पर वर्क वो यूएसए में कर रहे थे और फिर उनको नोबेल प्राइज मिल गया, वो कौन है। तो इसका मतलब आपके लिए क्वेश्चन सुपर वियर्ड इसलिए कि आपको इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक जो नोबेल प्राइज विनिंग इन तीनों फील्ड में ना तीन तीन इंडिविजुअल्स को मिला होता है, और ज्यादातर यूएसए के ही साइंटिस्ट को मिला होता है। उनमें से जो अलग नाम होते हैं आपके जैपनीज वाले, वो तो देखो वैसे भी स्टैंड आउट कर जाते। तो इसलिए क्वेश्चन में कैच किया कि सारे नेम्स काफी हद तक वो वेस्टर्न वाले ये लग रहे हैं। जैपनीज नाम तो उन्होंने लिखे नहीं, जैपनीज नाम होते हैं आप इलेमिनेशन मेथड लगा सकते थे। तो इसमें फिर आपकी फिजिक्स वाली फील्ड में जब आप इनके डीप में स्टडी करते हैं तो जॉन क्लार्क आंसर मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ इस क्वेश्चन को कर दिया है तो आप अपने को लकी थोड़ा सा समझ सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन में हमारा फोकस ना जिस चीज को मिला है, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए इनको मिला, तो क्वांटम एज अ टॉपिक एक्टिवेट आपके हो गया था, क्वांटम टनलिंग, ना कि आपके कि आप पर्सन की नेशनैलिटी को पूछते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन इंटेंशनली नेगेटिव मार्किंग इंड्यूस कराने के लिए बनाया। तो अगर आपका ये नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल आपकी थीम है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इन्होंने
डाला है। तो ये हमने देखा था करंट अफेयर क्लास में आपके आया था बॉम्ब डिफ्यूजल सिस्टम, उसका ना नाम ही हमने ऐसे लिखा था IS1944522025 करके। तो ये फैक्चुअल ओरिएंटेशन वाला टॉपिक था, पर हमने इसको उस टाइम भी अलर्ट किया था कि इंडियनाइजेशन जब किसी टॉपिक की हो ना तो उसको वो पूछ लेते हैं ग्लोरिफिकेशन में, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ दी वर्ब होते हैं। तो इसलिए न्यू स्टैंडर्ड का नाम यही था, 2025 ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये IS आपके उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कर रहा है। तो ये इंटरऑपरेबल रहेगा, मल्टीपल एजेंसीज के लिए यूजफुल रहेगा, वो आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और इसमें मेन जो कैच है वो थर्ड वाला है कि ये इंडिया ने खुद बनाया है, DRDO की इसी लैब ने, इसमें रशिया की कोई हेल्प की हमें जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वे में ग्लोरिफिकेशन क्वेश्चन है इंडियन ऑफ टेक्नोलॉजी वाले थीम का, तो आपको इसमें 1 और 2 ही मार्क आपके करना है। तो इसकी वजह से अगर आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर दिया तो आप कह सकते हैं आप डेफिनेटली एक एडवांटेजेस पोजीशन पे है। उसके अलावा देखिए ध्रुव 64 तो एक मेजर करंट अफेयर था, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंडिया आपकी इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है और AI का थीम है इस टाइम पे, AI चिप्स, प्रोसेसर, सुपर कंप्यूटिंग, ये सब प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं। तो ध्रुव 64 आपके जो फैक्ट्स लिखे हैं कि ये फर्स्ट एवर होम ग्रोन 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, वो ठीक है। सेकंड भी आपकी ठीक है, ये थर्ड चिप फैब्रिकेट हुई है, इनका ये प्रोग्राम चल रहा है DIRV करके, जिसमें उनका एंगल वही है कि हमने माइक्रो प्रोसेसर्स को इंडिया में ही बनाना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम इसी वाले टॉपिक में फिर से हमारी फॉरेक्स को भी डैमेज हो और घूम फिर के आपकी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने के लिए ध्रुव एक लैंडमार्क है। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए आंसर यहाँ पे तो फिर वही चल गया है जो आपका मेन कैच होता है कि साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन बेस्ड जब भी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको बोथ आपने मार्क करना होता है। तो यहां तक जो हमने किया काफी हद तक कह सकते हैं जो साइंस एंड टेक के 18 क्वेश्चन थे वो हमने आपके समराइज करनी। उसके इन्वायरमेंट सेक्शन इस बार इतना कोई स्कोरिंग वाला नहीं आया है, थोड़े वियर्ड से क्वेश्चंस उन्होंने आपके डाले, जैसे इसमें करंट अफेयर का एक उन्होंने एक प्रोग्राम डाला है निरंतर, उसकी फुल फॉर्म उन्होंने खुद लिख दी है, और उसके बाद ना वो एक आपसे एक फैक्चुअल डायरेक्शन में चले गए हैं कि कुछ एक उनका जो पार्ट है कंपोनेंट वो कौन सी एजेंसी लीड कर रही है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को पूछ सकते थे, या फिर कुछ फैक्चुअल भी डालने हो तो कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या पोल्यूशन एज अ थीम को पूछा जा सकता। तो इसमें आप देखिए उन्होंने पहला तो ये कहा कि इकोसिस्टम सर्वे एनालिसिस है, ये इस प्लेटफॉर्म में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता करता है, तो ये तो ठीक है। फिर सेकंड में इन्होंने लिखा है कि रिसर्च मैनेजमेंट जो सर्विस है वो आपके सेंट्रल जू अथॉरिटी कर रही है, तो इसमें अब थोड़ा कैच हो सकता है क्योंकि ये आपकी सिर्फ की पार्टनर है, लीड कंपनी नहीं है। लीड कंपनी में इसमें आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन है जो आपके देहरादून में बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इस वाली स्टेटमेंट को अगर हम टेक्निकल एंगल से देखें वो है गलत है, क्योंकि इसमें आपकी लीड एजेंसी उसको कहना वो रॉन्ग है। पार्टनर वर्ड लिख देते हैं चल जाता है, इसलिए ऐसे बीएड कैच में फिर से स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि इसको तो अगर आप मुझे भी दे रहे होते तो मैं इसको शायद नहीं फर्स्ट वो में ऐसे रीड कर पाता, मुझे भी नेट से ही इसको क्रॉस चेक करना पड़ा है। तो थर्ड में फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वो IFM भोपाल में लिखा है वो आपके ठीक है, तो इसका आंसर इसके ना 1 और 2 आपके निकलेगा। तो कह सकते हैं ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था जिसको इन्होंने आपके फ्रेम किया। फिर 39th वाला हमने क्लास में किया था, करंट अफेयर क्लास में, अगर आप रिकलेक्ट करें तो हमने देखा था कि जो सेरिकल्चर होता है वो रेयरिंग ऑफ सिल्क होता है, और उसमें ना मलबरी लीव्स पे इंडिया रेयर कर होता है। उसकी एक नेगेटिव रेपुटेशन क्या होती है कि वो एक वैसा थीम होता है कि इसमें आपके सिल्क को जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सिल्क मॉथ की डेथ हो जाती है। पर उसमें से एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है नॉर्थ ईस्ट की एरी सिल्क, जिसको आप कह सकते हैं वेजिटेरियन सिल्क आपके कहा जाता है, क्योंकि इसमें किलिंग इन्वॉल्व नहीं होती। और इसी का एज इट इज करंट अफेयर आया था कि ओको टैक्स सर्टिफिकेशन इसको इंपोर्ट होगी तो अब इंडियन एक्सपोर्टर्स इसको हाई एंड मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे कई बार ऐसे रेड लाइन ड्रॉ की जा रही होती है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसमें एनिमल हार्म ना हुआ हो या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल डेप्रिशिएशन नहीं हुई हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेफ्टी इन्वायरमेंटल एंगल से ये इको कॉन्शियस जो मार्केट्स हैं, जो इस टाइम पे कई लोग आप कह सकते हैं कि सुपर सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल टॉपिक्स के लिए, उनके लिए है। तो इसलिए यहाँ पे करना आपको वही बोथ 1 और 2 था। तो अगर आपने इस करंट अफेयर की क्लास लगाई थी और सुना था इसको तो ये आपके फेवर में रहा होगा, क्योंकि ये एज इट इज लाइंस जैसे उसमें थी। इसका मतलब ये काफी हद तक एक टाइम टेबल क्वेश्चन उन्होंने बनाया अगर आपने करंट अफेयर उसको कर रखा है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं किया तो ये टॉपिक थोड़ा फिर से आउट ऑफ बाउंड आपके रहा होगा। फिर देखिए अमूर फैल्कन वाले टॉपिक को हमने फिर से क्लास में किया होता है, और अभी रिसेंटली भी करंट अफेयर क्लास में ये आपके आया था। तो आप देखिए कि अमूर फैल्कन एक बर्ड है, इसको हमने देखा था ये माइग्रेटरी बर्ड होता है। ये वैसे भी यूक्रेन रशिया के वॉर टाइम भी न्यूज में रहा था, कोई इंडियंस थे वो कहते हैं हम इसको लेके आएंगे, हमारा पेट एनिमल है, इसमें फिर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। पर मेन जो ये करंट अफेयर आपके आता है, ये हर साल अमूर फैल्कन एक ऐसी स्पीशीज है जो माइग्रेटरी बर्ड विजिट करता है। और कई बार हमने देखा था
कि कुछ ट्राइबल्स इनको किल भी कर दिया करते थे एज अ मीट पर्पस के लिए। इसका हमने आईयूसीएन स्टेटस देखा था कि लीस्ट कंसर्न है, पर अब धीरे धीरे अवेयरनेस एंगल से उस पर वर्क किया गया और वो कहते हैं अमूर फैल्कन को हमें वेलकम करना चाहिए, ना कि उसको अटैक। और ये आप देखिए, हमने जब क्लास में आपके वो किए थे कौन से रिसेंट समिट्स हैं जो इंडिया ने ग्लोबल लेवल के इन्वायरमेंट के किए, तो उनमें से एक ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस थी, बॉर्न कन्वेंशन, जो आपकी इंडिया ने 2020 में होस्ट की थी। उसमें भी आपके जब हमने एम्बलम बनाया था तो अमूर फैल्कन वन ऑफ द स्पीशीज। तो ये माइग्रेटरी बर्ड का जब उन्होंने स्टेटमेंट्स डाली है उसमें आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना है। ये कह रहे हैं कि इससे सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे बर्ड आप यहाँ पे नागालैंड में बार बार आते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर वो सेकंड कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो गाइड कर सकती हैं, तो इसको भी इंक्लूड तो देखिए आपकी किया जा सकता है, पर ये आपकी मेन रीजन नहीं बन रहा जिसकी वजह से इस चीज को हम करते हैं। और थर्ड में उन्होंने लिखा है कि ये इंडिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अडेप्ट हो चुके हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो गलत की थी। माइग्रेटरी बर्ड है, सिर्फ एक ब्रीफ सीजन के लिए विजिट करता है और फिर वापस आपके चला जाता है, तो कभी वो माइग्रेटरी कन्वेंशन सीएमएस इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसकी वजह से आपने ध्यान रखना है कि जब ये नागालैंड में हर साल आ रहा है मंगोलिया के उस पाथ से, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 1 और 2 या 1 ऑप्शन बन सकता है, थर्ड को तो इलेमिनेट आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंग्रोव्स एक टॉपिक होता है जिसपे एक्सपेक्ट हर साल किया जाता है कि क्वेश्चन आपके आ जाए, क्योंकि रामसर साइट्स और मैंग्रोव यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो इस बार भी उन्होंने क्वेश्चन आपके डाला है जिसमें अब आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि मैंग्रोव्स रिड्यूस कर देते हैं टाइडल एनर्जी और स्टोर करते हैं फ्रेश वाटर। थोड़ा फ्रेश वाटर में थोड़ा सा मिस्चीवियस लगा क्योंकि सॉल्ट टॉलरेंट इकोसिस्टम आपके होता है, तो ये कह रही है आइडल साइट बन जाएंगे पेडिकल। तो आइडल वर्ड फिर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप थोड़ी बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, पर हम कहें कि यही आइडल साइट है पैडी की तो सुपर फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई है। तो इसका मतलब ये वर्ड्स थोड़े से सब्जेक्टिव एंगल से आपके हो सकता है कि रॉन्ग ट्रैक में, अगर ये थोड़े मॉडरेट से वर्ड करते हैं शायद इसको जीएस एंगल से हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट टेक्निकली इतनी राइट स्टेटमेंट नहीं, इसको इजिली चैलेंज आपके किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इनके रूट्स ही न्यूमेटोफोर्स, जिनको हम टेक्निकल नाम देते हैं ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रूट्स, वही फिल्टर कर रहे होते हैं सी वाटर को और इससे कोस्टल लैंड को फ्रेश एक्वाकल्चर जोन्स में हम लिंक कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में अब इशू क्या है, जो एक्वाकल्चर जोन लिखा हुआ है वो फ्रेश वाटर लिख दिया है, तो इसकी वजह से वो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इतनी साउंड आपके नहीं अपीयर हो रही है। और थर्ड में अगर हम कहें कि टाइडल सर्ज आती है, बायोमास है, ये बायोशील्ड एक्ट करते हैं, साइक्लोन आ जाए, बफर अगेंस्ट साइक्लोन, इंक्रोचमेंट अगेंस्ट सी, ये सब इनके ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए इसमें ना थर्ड ऑप्शन अभी के लिए थोड़ी सी बेटर साउंड आपके कर रही है, पर वही है कि सब्जेक्टिविटी इस क्वेश्चन में निकल सकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी प्रेफरेबल रहेगा कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में एक बार जरूर क्रॉस चेक करें। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके साथ ही है आपके हुलॉक गिबन। तो ये हुलॉक गिबन हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है जब हम बायो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ओल्ड वर्ड मंकी, न्यू वर्ड मंकीज आते हैं, फिर हम एप्स के 4 एग्जाम्पल आपको देते हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, गिबन और आपके ओरेंगुटन। तो उसमें से गिबन को हमने देखा था ये ओनली स्पीशीज है जो इंडिया में मिलती है, और जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे होते हैं, मानस और ऐसे वाले आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, एक अलग से इनके नाम की पूरी सेंचुरी भी है जो इस बार करंट अफेयर क्लास में न्यूज में भी थी, तो उसी के बारे में उन्होंने पूछा है कि सेंचुरी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आईयूसीएन स्टेटस उस करंट अफेयर क्लास में किया ही था, इंडेंजर्ड ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी क्योंकि इसकी काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी वेस्टर्न और ईस्टर्न गिबन करके चाइना और इंडिया के बीच में। फिर सेकंड है कि ये ब्रैकिएशन के लिए फेमस है। ब्रैकिएशन का मतलब होता है, ये हमने पहले भी कहा है कि ये वाला पर्टिकुलर जो एप है ये ना अभी टेरेस्ट्रियल नहीं पहुंचा, ये आर्बोरियल नेचर का है। आर्बोरियल का मीनिंग होता है कोई ऐसे एनिमल्स जो ट्री ब्रांचेस पे अपना टाइम मैक्सिमम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस वाली स्पीशीज को आपने ध्यान रखना है कि ये ब्रेकिएशन एक ब्रांच से दूसरे में लटक के वो जाता रहता है, तो उसी को ब्रेकिएशन कहते हैं, और ये इजीली स्विंग कर पाता है, तो ये इसकी मेन फीचर है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और फिर इसको कहना कि स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ट है गुरिल्ला की तरह, वो गलत है, क्योंकि हमने कहा स्मॉल मंकी टाइप अपीयर होएगा जो सिर्फ ट्रीज पे अपना मैक्सिमम करता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एप है आपकी, इसका अपने आप में फैक्ट क्लास में लिखवाया था, स्मॉलेस्ट एप आपकी। तो ये फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। हाँ वो अलग बात है, आगे की लाइन ठीक लिखी हुई है कि ट्री क्लाइंबर तो है, एजाइल मतलब फास्ट ट्री को क्लाइम कर पाए, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में ना आंसर काफी स्पेसिफिक रहेगा उन आपके जिसमें हम कह सकते हैं कि सेकंड और फर्स्ट ठीक बन जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको मार्क करना पड़ेगा 1 और 2। तो ये क्वेश्चन को अगर आपने गिबन के बारे में आइडिया तो आप कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा ये आपके टेक्निकल रहना। फिर देखिए 30th क्वेश्चन,
ये भी आपके इन्वायरमेंट का, तो ये फिर से थोड़ा अनअटेम्प्टेबल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना काफी पुराना करंट अफेयर है, क्योंकि इस टाइम इतना न्यूज में भी नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रीड प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको ना ट्रैप नहीं होना था, अगर आपने सुना हो, रीड कर रखा हो फिर तो कीजिए, वरना ये बैकफायर ज्यादा करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मेघालय का खासी हिल जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, उसी को फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके कहा जाता है। तो ये वैसा टॉपिक है कि ये अनअटेम्प्टेबल में ही काउंट होगा इस साल। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने ठीक हो गया है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी। फिर देखिए FAO का ये हमने किया था, ये आपके ओशन कॉन्फ्रेंस, अगर उन्होंने करंट अफेयर नोट्स को चेक करेंगे जून की फाइल में इजीली आपको ओशन कॉन्फ्रेंस दिखेगी, और वहां पे ये फैक्चुअल से एंगल से उन्होंने पूछा है कि इनका जो 4 बैटर्स थे वो लाइकली क्या चीजें थी। तो इसमें देखिए वर्ड्स ना थोड़े क्लोज बना रखे हैं, प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, तो एक एक वर्ड में बस थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी सिर्फ मेमोरी के साथ साथ आपकी रिवीजन मैटर करेगी, कि इस टॉपिक को आपने 3 या 4 टाइम्स रिवाइज किया होगा, तब जाके पॉसिबिलिटी बनी होगी कि आप एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेशर सिचुएशन में हैंडल करते हैं। तो इसमें वैसे जिस भी स्टूडेंट ने इसको मार्क किया वो ठीक ट्रैक में, कि बेटर प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ, तो इसी कॉम्बिनेशन को आपने पिक करना था। क्योंकि इसमें इंटेंशन क्या होती है, जैसे हम ओशन देखते हैं ना, हमें कोरल रीफ पे टिल्ट आने लग जाता है, तो वो स्केच से आपको बचना था। इसका टॉपिक का नाम जरूर ओशन कॉन्फ्रेंस है, पर इनका लार्जर पर्सपेक्टिव से इन्होंने इस टॉपिक को एड्रेस किया था। फिर नेक्स्ट फिर से थोड़ा सा अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑर्चिड्स की वैसे डिस्कशन होती है, पर एग्जैक्ट ऐसे स्पीशीज हो जिसका साइंटिफिक नाम रेंकोस्टाइलिस रेटुसा लिखा हो, फॉक्सटेल ऑर्चिड, वो कह रहे हो, तो ऐसे आपको है ना कि ये एपिफाइट प्लांट्स ही होते हैं। ऑर्चिड्स की मेन रेपुटेशन होती है दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं स्पेस के लिए सिर्फ, क्योंकि अल्टीमेटली ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन होता है। तो ये अडेप्टेशन होती है, जब हम आपकी कमेंसलिज्म कर रहे होते हैं वहां पे भी एपिफाइट्स का एग्जाम्पल आपके आता है। वो अलग बात है, हमने इसको स्पीशीज को एग्जैक्ट नहीं बोला होता फॉक्सटेल ऑर्चिड करके। फिर सेकंड है कि ये एंडेमिक है, तो ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट है। ऑर्चिड्स आपके ना ऊपर वाली जो कंट्रीज होगी, जैसे कि हम कह सकते हैं नेपाल है, मंगोलिया है, चाइना है, वहां पे भी मिल रहे होते हैं, तो इसलिए ऑर्चिड अभी के लिए आपके वो नहीं। फिर आपने ध्यान रखना है कि ये स्टेट फ्लावर अरुणाचल और असम के तो हैं, क्योंकि ये इनके एम्बलम में भी दिखते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके थोड़ा स्पेसिफिक आपके बनेगा कि 1 आपके एंड 3, क्योंकि 1 एंड 3 इसमें बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और 3 ठीक है, सेकंड थोड़ी रॉन्ग है। तो ये टफ क्वेश्चन है, इसमें तो मिस्टेक मोर और लेस मैक्सिमम कैंडिडेट्स की हुई होगी। और फाइनल क्वेश्चन आपके आता है माधव नेशनल पार्क। ये करंट अफेयर क्लास में हमने कवर किया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया की प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स हो चुके हैं, और रिसेंटली ना एक नेक्स्ट न्यू टाइगर रिजर्व जो ऐड की गई उस लिस्ट में वो माधव ही थी। तो माधव आपने ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट वही है कि टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया 2025 में, करंट अफेयर एंगल से वो ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है संख्या सागर की रामसर साइट इसी में सिचुएटेड है। तो संख्या सागर देखिए मध्य प्रदेश में ही, वो अलग बात है कि हमने जब रामसर साइट्स कराई थी संख्या सागर, वहां पे इस नेशनल पार्क का नेम नहीं, उस टाइम ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड में लिखा हुआ है कि ये मध्य प्रदेश राजस्थान के, वो गलत हो गई, मध्य प्रदेश की एक्सक्लूसिव साइट है, तो और उसमें कोई शेयरिंग वाला एंगल नहीं। तो ये क्वेश्चन 1 एंड 2 है। तो फिर से कह सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, पर जिन्होंने इस करंट अफेयर को टाइगर रिजर्व वाले को किया हो तो फिर वो आपके फेवर में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने। फिर फर्स्ट 20 क्वेश्चन तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वायरमेंट सेक्शन थोड़ा सा आपके वो रहा टफ सेक्शन। साइंस एंड टेक के टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल थे, बाकी आपकी एप्लीकेशन और एग्जाम टेम्परमेंट पे थोड़ा सा मैटर करेगा। तो आप कह सकते हैं कट ऑफ थोड़ी लो ही जाने वाली है। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप एड्रेस कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप ये सेशन थोड़ा सा यूजफुल रहा, और जो भी स्टूडेंट्स अगले साल के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे टॉपिक्स फ्रेम किए जाते हैं, और थोड़ा सा लेवल हर साल बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।